हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं NDS जो कि CA फाइनल में कवर होते हैं। और आपको ये वीडियोस अच्छी लगेंगी तो प्लीज़ इस वीडियो से जुड़े रहिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ हमारे फाइनल के सिलेबस में हैं, जहाँ पे NDS रूल्स हैं और इंटर के में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। NDS क्या है? कन्वर्ज IFRS है। कन्वर्ज IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। IFRS का मतलब क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम स्टैंडर्ड्स carves in carves out due to different types of economies। इनको IFRS को थोड़ा वो चेंज करना पड़ा ड्यू टू डिफरेंट इकोनॉमीज। लाइक यूरोप में डेवलप्ड कंट्री हैं तो उनके अकॉर्डिंग, और इंडिया इस डेवलपिंग कंट्री तो उसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस करना पड़ा। तो कार्व्स इन कार्व्स आउट उसको कहा गया है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ये समझ रहे हैं आप कि कैसे इंडियस बनाए जाते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ICAI को कहती है कि आप हमको एक ट्रांसपेरेंट अपने स्टेटमेंट्स को दिखाने के लिए, ट्रांसपेरेंट मैनर में इन्वेस्टर्स को दिखाने के लिए हमको ये इंडियस अप्लीकेबल करने पड़ेंगे। इंडियस का मतलब क्या है? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो CG पहले ICAI को बोलता है, ICAI आगे ASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को बोलता है कि आप कन्वर्स्ट आप इस पे काम कीजिए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड से काम कीजिए। तो उन्होंने क्या बनाया? कन्वर्ट IFRS बनाए। देन CG हैज़ मेड अ बॉडी नोन एज NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। जब ये ICAI बना देता है तो NFRA इसको चेक करता है कि ये सही बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए। दे चेक वेदर द ICAI मेड गुड स्टैंडर्ड्स और नॉट। IFRS इन इंडिया ये 16/2/2015 से लागू हुए। NDS रूल्स 2015 इंडियन रिपोर्टिंग नीड टू बी साउंड। इसलिए तो हम एप्लीकेबिलिटी पढ़ते हैं। पहले एप्लीकेबिलिटी इसलिए पढ़नी पड़ेगी क्योंकि जब तक अपने को पता ही नहीं होगा किस किस पे ये चीज़ें एप्लीकेबल होगी तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। पहले होगा एप्लीकेशन ऑन कंपनीज, एप्लीकेशन ऑन NBFC, एप्लीकेशन ऑन बैंकिंग कंपनी, एप्लीकेशन ऑन इंश्योरेंस कंपनी। पहले आप पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑन कंपनीज। ये 4 फेसेस में आया। पहले 1/4/2015, 1/4/15 में ये वॉलंटरी बेसिस पे था। 1/4/2015 में ये आपने लगाना है लगाइए, नहीं लगाना ना लगाइए। ये इसका मतलब विद कंपैरेटिव बनाना था। अगर वॉलंटरी बेसिस पे भी बनाना था, विद कंपैरेटिव बनाना था, इसका मतलब हमको अगर बनाने पड़ते 1/4/2015 से तो हमको 31/3/2015 मतलब 1/4/2014 से लेके 31/3/2015 तक भी बनाने पड़ते। और उसके बाद फेज़ 2 है मैंडेटरी एप्लीकेशन विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2016। लिस्टेड कंपनीज पे एप्लीकेट किया जिसकी नेटवर्थ 5 करोड़ और मोर है। नेटवर्थ की डेफिनेशन आप सेक्शन 2 क्लॉज 57 में पढ़ेंगे। अनलिस्टेड कंपनीज नेटवर्थ जिसकी 500 करोड़ और मोर है उस पर एप्लीकेबल होगा। और इनकी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर ऑफ वो कंपनीज मेंशन इन A एंड B। A जे हो गया, B जे हो गया। उसके बाद फेज़ 3 मैंडेटरी एप्लीकेशन 1/4/2017 से एप्लीकेबल हुआ। और लिस्टेड कंपनी को कर दिया गया और अनलिस्टेड कंपनी को 250 करोड़ से 250 करोड़ और मोर, मतलब जो 250 करोड़ से ऊपर वाली कंपनीज को इसमें कवर कर लिया। जो 250 करोड़ से नीचे हैं उस पर एस लगेगा। और ऑल अनलिस्टेड कंपनीज हैविंग नेटवर्थ बिलो 250 करोड़ शैल अप्लाई कंपनी AS रूल्स 2006। अब जो मेन है बाकी सेम है। होल्डिंग सब्सी एसोसिएट जॉइंट वेंचर ऑफ वो कंपनीज एज स्पेसिफाइड इन A एंड B उन पे लगेगा। और अभी एडिशनल पॉइंट्स टू बी कंसिडर में क्या है? If any entity is listed on small and medium exchange, then it will not be considered listed company as for the compliance of India. Like main stock exchanges NSE, BSE है, NSE और BSE है, but due to
listing purposes, there is one more exchange, small and medium exchanges. If any entity is listed on SME but having net worth of 250 करोड़ और मोर, फिर एक क्राइटेरिया फॉलो हो जाता है, देन इट विल फॉलो एप्लीकेशन ऑफ इंड एस। उसके बाद कंपनी इंड एस एज पर द रूल्स नो एंटिटी कैन डिसकंटिन्यू द एप्लीकेशन ऑफ इंड एस। अगर एक बार किसी कंपनी ने इंड एस की एप्लीकेबिलिटी में आ गई, उसके बाद इंड एस की एप्लीकेबिलिटी से जे हट नहीं सकते। अब मतलब अगर मान लो किसी भी कंपनी का 250 करोड़ और मोर हो जाता है और उसका नेटवर्थ अगले साल में लेस हो जाता है, 250 करोड़ लेस हो जाता है 250 करोड़ से, तो इंड एस उनको लगाने ही पड़ेंगे। उसके बाद एज पर द रूल्स कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट shall also be prepared as on the basis of Ind AS if separate financial statements are prepared on the basis of Ind AS। अगर CFS बनाने हैं, अगर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या होती हैं, जैसे ए कंपनी है, बी है और एक इनकी बनेगी बैलेंस शीट ए प्लस बी, 3 बैलेंस शीट बनेगी। एक ही जो ए की अकेली की होगी उसको SFS कहेंगे और ए प्लस बी की होगी उसको CFS बोलेंगे। अगर मान लीजिए ए इंड एस अप्लाई करता है तो जो बी है, अगर मान लीजिए ए इंड एस अप्लाई करता है और बी ए एस अप्लाई करता है, बी क्या करता है, ए एस अप्लाई करता है, बी ए एस अप्लाई करता है, तो CFS क्या बनेंगे, इंड एस, क्योंकि एक अप्लाई कर रहा है इंड एस और बी कर रहा है ए एस, तो CFS बनाने के लिए इंड एस बनाने पड़ेंगे, इंड एस अप्लाई करने पड़ेंगे। इफ़ एनी डोमेस्टिक एंटिटी विच इज़ अप्लाइंग इंड एस रूल्स 2015 इज हैविंग अ फॉरेन सब्सिडियरी एंड सेपरेट फाइनेंशियल statement of foreign company will be prepared according to local standards which are applicable in that nation, but CFS statement shall be prepared according to Ind AS। इसका कहने का मतलब ये है, जैसे ए है, ए होल्डिंग है, बी है, ये सब्सी है जो कि फॉरेन की सब्सी है, फॉरेन में है, ए इंडियन है, मतलब जो बी है वो ए की सब्सी है। तो अगर SFS बनाएगी तो इसको जो भी लॉज लगते होंगे ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ भी ये होगी, तो वहाँ के लॉज लगा के इसको अपने अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। और जब CFS बनाएगी और जे वाली कंपनी इंड एस सप्लाई कर रही है तो CFS बनेंगे इंड एस के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, आइए अभी अगला केस। इफ एन इंडियन एंटिटी इज सब्सिडियरी ऑफ फॉरेन पेरेंट कंपनी देन कंसोलिडेशन विल बी मेड अकॉर्डिंग टू रूल्स एप्लीकेबल इन दैट नेशन। इसका उल्ट केस मान लीजिए, मतलब बी इंडियन कंपनी है जो कि सब्सी है, फॉरेन सब्सी ऑफ फॉरेन कंपनी ए, तो इनको SFS बनाने पड़ेंगे। CFS तो अकॉर्डिंग टू CFS बन जाएंगे अकॉर्डिंग टू फॉरेन लॉस। उसके बाद नेटवर्थ का डेफिनेशन आ गया, सेक्शन 2 क्लॉज 57 ऑफ कंपनी एक्ट, कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ, पेड अप कैपिटल ले लेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट ले लेंगे, रिजर्व्स क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट लाइक जनरल रिजर्व, P&L, CRR, रिवैल्यूएशन रिजर्व अलाउड नहीं है, रिवैल्यूएशन रिजर्व अलाउड नहीं है, नो नीड टू कंसीडर नॉन कैश रिजर्व, कंसीडर ओनली जो कि कमाए हुए करते हैं, जो कि कैश रिजर्व है।
एक्यूमुलेटेड लॉसेस को माइनस कर देंगे, मिसलेनियस एक्सपेंसिव डेब्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को भी माइनस कर देंगे, तो हमारे पास नेट वर्थ आ जाएगी। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ अबव एक्सप्लेनेशन इट इज़ ऑल्सो क्लियर दैट application of India's will not be made on partnership firm, individual, charitable, cooperative, invested company have net worth less than 250 crore. All this shall continue with companies AS rules. उसके बाद ऐसे ही NBFC में आ गया। NBFC और बैंक्स में क्या फ़र्क होता है? NBFC डिमांड डिपॉजिट में डील नहीं करते, इनके ATMs वगैरह नहीं होते NBFC के, और इन पे 2018 को ऑल लिस्टेड एंड अनलिस्टेड कंपनी हैविंग नेटवर्थ ऑफ 500 करोड़ और मोर, इस पे 2018 को और उसके बाद 2019 को एप्लीकेबल हुआ। जैसे पहले अपन ने पता था 250 करोड़ से ज़्यादा अनलिस्टेड कंपनी और लिस्टेड कंपनी सारी कवर हो जाएंगी। यहाँ पे होल्डिंग वॉलंटरी अडॉप्शन इज नॉट अलाउड, जे पॉइंट मेन है, वॉलंटरी अडॉप्शन अलाउड नहीं होगा। और अदर कंसेप्ट सेम एज यूनिट 1, जैसे हम पहले पढ़ के आए हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, जब भी कोई रिव्यू देना चाहते हैं तो। और उसके बाद बैंकिंग कंपनीज क्या है? शेड्यूल कमर्शियल बैंक एक्सक्लूडिंग RRB क्या है? रीजनल रूरल बैंक्स एज पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन इंडिया applicable on banks with effect from April, but later on application was deferred till April. At present India's are not yet applicable, we have to wait till further notification. Insurance companies, as per the initial roadmap issued by insurance company had to apply in this April 2020, but later on application was deferred, we have to wait for the further notification. आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये बढ़िया लग रहे हैं लेक्चर भी